नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कैरियर मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सब इंस्पेक्टर पुलिस के विधि तथा संविधान के सिलेबस के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह टॉपिक यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का एक पेपर मूल विधि एवं संविधान से जुड़ा हुआ है। उसमें एक टॉपिक भ्रष्टाचार तथा निवारण अधिनियम 1988 का है। इसके अलावा भी विभिन्न सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉ से रिलेटेड जितने भी परीक्षाएं हैं या एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसमें भी पूछा जाएगा। इसके अलावा COET और क्लैट का एग्जाम, इसके अलावा APO, PCSJ, इन सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से भी पूछे जाएंगे और गवर्नमेंट सर्वेंट को इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और शासकीय सेवा में हैं, वो अगर साक्षात्कार में जाते हैं तो उनसे इंटरव्यू बोर्ड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और यथा संशोधित 2018 के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसे ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार, बहुत से ऐसी परीक्षाएं हैं जो सीधे से साक्षात्कार के लिए जाते हैं। सिविल सेवक जिसमें सरकारी सेवा का अनुभव मांगा जाता है तो उनसे इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए सभी शासकीय सेवकों को और ऐसे शासकीय सेवकों को जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और लीगल से जुड़े हुए, लॉ से जुड़े हुए, परीक्षाओं से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, उन सभी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की सामान्य जानकारी होनी आवश्यक है। तो देखिए, जैसे कि नाम ही है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, पेपर में पूछेगा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस सन में लागू हुआ, तो 1988 में लागू हुआ। या पूछेगा कि किस सन में संशोधन किया गया, तो 2018 में इसका संशोधन हुआ है। सर्वप्रथम 9 सितंबर 1988 को यह अधिनियमित किया गया था, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में पारित कर दिया गया था और 12 सितंबर 1988 से इसे लागू किया गया था। डेट याद रखिएगा। इस एक्ट में 5 अध्याय और 31 धाराएं हैं। धारा 1 में इसके संक्षिप्त नाम का उल्लेख है, जैसे इसका नाम ही है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इंग्लिश में कहेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इसके विस्तार के बारे में है कि कहाँ कहाँ लागू होगा, तो यह पूरे देश में लागू होता है। पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन 2019 से अब ये पूरे देश में लागू है। प्रारंभ की तिथि स्पष्ट कर दिया गया, 12 सितंबर 1988 से लागू है। धारा 2 में परिभाषाएं हैं, उसमें लोक कर्तव्य की परिभाषा, लोक सेवक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। तो लोक कर्तव्य की परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कार्य जिसको जनता के हित में और संपूर्ण समुदाय के हित में करना आवश्यक हो। और लोक सेवा की एक विस्तृत डिफिनीशन है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवकों में न केवल शासकीय सेवक, यानी कि जो सीधे सरकार के अधीन काम करता है और सरकार से सैलरी लेता है, तो उनको शामिल किया गया है, बल्कि ऐसे लोक सेवक जो सरकार का काम करते समय फीस लेते हैं या कमीशन लेते हैं, उनको भी शामिल किया गया है। बहुत से ऐसे भी सरकार में लोग होते हैं जिनको हम सिविल सर्वेंट तो नहीं कह सकते, वेतन तो नहीं लेते, लेकिन कमीशन या सेवा शुल्क, सर्विस चार्जेस लेते हैं। तो ऐसे एडवाइजर को भी हम लोक सेवक मानेंगे। उनको भी हम लोक सेवक मानेंगे जो सरकार के अधीन कोई कारपोरेशन चल रहा है, कंपनी चल रहा है या अथॉरिटी चल रही है, यानी कि नगर निगम का अगर कर्मचारी है, विकास प्राधिकरण के कर्मचारी है, या सरकार के अधीन कोई ऑटोनमस बॉडी है, उसका कोई कर्मचारी है, तो उस पर भी ये एक्ट लागू होगा। यहाँ तक कि लोक सेवकों में हम जजेस को भी शामिल करते हैं। जजेस के अधीन जो न्यायालय के प्रशासन है, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी शामिल करेंगे। यहाँ तक कि निर्वाचन में जो कर्मचारी भाग लेते हैं
या निर्वाचन में मतदाता सूची के कार्यों में जो लोग लगाए जाते हैं वह भी लोक सेवा की श्रेणी में आएंगे। उद्योग, बैंक, व्यापार से जो जुड़ी हुई समितियां हैं, जो गवर्नमेंट के एक्ट के अंतर्गत ये समितियां बनाई जाती हैं, तो उनके अध्यक्ष और कर्मचारी भी सिविल सेवक कहलाएंगे। और राज्य में जो विश्वविद्यालय हैं तो कुलपति, प्रोफेसर, रीडर, ये सभी इसमें शामिल कराए जाएंगे। एंटी करप्शन जो एक्ट है भारत सरकार, राज्य सरकार तथा देश में हर जगह पर लागू होता है, तो इसके अंतर्गत ये सारे लोक सेवक कहलाएंगे। अनुच्छेद 3 से 6 में न्यायाधीश के संबंध में उल्लेख है। यह बताया गया है कि जब इसी एक्ट में लिख दिया गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को लागू करने के लिए स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाएगी, और स्पेशल कोर्ट होगी तो स्पेशल जजेस भी रखे जाएंगे, और ये जज सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय या सहायक सत्र न्यायालय न्यायाधीश के समान होंगे। ये सारे जजेस सेशन जज के बराबर का दर्जा रखने वाले होंगे। आपका एडिशनल सेशन जज के रूप में हो सकते हैं, असिस्टेंट सेशन जज के रूप में हो सकते हैं, यानी कि एक प्रकार का इसे सत्र न्यायालय के समान शक्तियां होंगी। जनपद में जो सबसे बड़ा क्रिमिनल केसेस के बारे में सत्र न्यायालय होता है, तो क्रिमिनल केसेस में सत्र न्यायालय के समान इनके जजेस का ओहदा होगा, और किसी भी दशा में वो एडिशनल या एडीजे जिसे कह सकते हैं, एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, या हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में जो सत्र न्यायाधीश होते हैं, उनसे उनके बराबर ही इनका दर्जा होगा। धारा 7 कहता है कि यदि कोई लोक सेवक स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अवैध लाभ मांगता है, अनड्यू एडवांटेज, अवैध को हम बोल सकते हैं असम्यक लाभ, अगर शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो असम्यक लाभ अगर मांगता है या स्वीकार करता है या प्राप्त करता है तो वह अपराधी होगा। ये अनड्यू एडवांटेज बाद में 2018 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, यहां तक भी कहा गया कि यदि रिश्वत लेने में कोई मध्यस्थ का प्रयोग किया जाता है तो भी इसे भ्रष्टाचार में ही लाया जाएगा। मान लीजिए कोई पैसा किसी मध्यस्थ के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा तो भी धारा 7A के अंतर्गत ये एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। धारा 8 कहता है किसी लोक सेवक को रिश्वत देना भी अपराध माना गया है, यानी कि लेने वाला तो अपराधी है ही। एंटी करप्शन एक्ट के अंतर्गत यह भी कह दिया गया धारा 8 में कि अगर किसी लोक सेवक को रिश्वत दी गई है तो रिश्वत देने वाला भी अपराधी माना जाएगा। लेकिन अगर विशेष या व्यवस्था या मजबूरी कारण उसको देना पड़ा है और देने के बाद उसने तुरंत 7 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को, यानी कि पुलिस को या भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को सूचना दे दिया है, तो फिर इसके लिए वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि यदि किसी व्यक्ति ने लोक सेवा को रिश्वत दी तो वो किन परिस्थितियों में उसको दोषी नहीं माना जाएगा। नंबर 1, यदि वो 2 दिन के अंदर सूचना दे देता है सक्षम प्राधिकारी को, यदि वो 7 दिन के अंदर सूचना दे देता है, यदि वो 30 दिन के अंदर सूचना दे देता है, ठीक है, यदि वो 1 साल के अंदर सूचना देता है, तो यानी कि इसमें लिखा है 7 दिन के भीतर अगर सूचना देता है तो उससे उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। अदरवाइज उसके लिए भी दंड 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का एवं कारावास है का दंड इसमें व्यवधानित है और जुर्माना भी व्यवधानित है। यानी कि न केवल रिश्वत लेना बल्कि रिश्वत देना भी अपराध है। धारा 8 के अंतर्गत रिश्वत देना अपराध है, लेकिन अगर व्यवस्था या मजबूरी है तो 7 दिन के अंदर आप सूचना दे दीजिए कि हमको ये रिश्वत अपने इस काम के लिए देनी पड़ी है, तो आप उसके लिए दंडित नहीं रहेंगे क्योंकि आपने सूचना दे दिया है। धारा 9 एवं 10 ये कहता है कि कोई भी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन अगर वो रिश्वत देता है तो उसके निदेशक, प्रबंधक और सचिव इसके लिए दोषी ठहराए जाएंगे। ठीक है, अब तो क्यों वाणिज्य संस्थान अगर किसी को रिश्वत देता है
तो उसके लिए जो उसका हेड होगा वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे। उनके लिए भी धारा 3 से 7 वर्ष दंड जो है 3 से 7 वर्ष का है और साथ में जुर्माना है। धारा 12 कहता है रिश्वत देने एवं दिलवाने, यानी कि रिश्वत देना और रिश्वत के लिए उकसाना, दिलवाने के लिए उकसाना। इसमें भी अगर कोई बिचौलिया और एजेंट के रूप में काम कर रहा है तो उसे भी 3 से 7 वर्ष की सजा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर कोई आपको उकसाता है तो और किसी के माध्यम से उकसाया जा रहा है तो उसको भी आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराएंगे। धारा 13 कहता है आपराधिक दुराचार, क्रिमिनल मिसकंडक्ट। पेपर में आ चुका है 2021 के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम जो हुए थे उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आपराधिक दुराचार, क्रिमिनल मिसकंडक्ट किस धारा किस सेक्शन के अंतर्गत है। तो ये धारा 13 के अंतर्गत क्रिमिनल मिसकंडक्ट है। इस क्रिमिनल मिसकंडक्ट में क्या कहा गया है कि अवैध या असमतुल्य डिस्प्रपोर्शनेट संपत्ति को रखना, उसको हम क्रिमिनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में रखेंगे। एक लाइन में अगर कहें कि तो वैध स्रोतों से अधिक आय एंटी करप्शन में आएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत आएगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आएगा। किस कब आएगा? जब कोई व्यक्ति अपनी आय से अधिक संपत्ति रखता है और आय का आशय वैध स्रोत, आय का आशय ऐसा नहीं है कि कोई किसी प्रकार की आय हो, उस आय को हम आय मानते हैं जिसका आपके द्वारा टैक्स दिया गया हो और वो टैक्सेशन के अंतर्गत वो धनराशि आती हो, तो उसको हम कहते हैं वैध स्रोत। अगर वैध स्रोत से अधिक संपत्ति है आपके पास तो वो डिस्प्रपोर्शनेट संपत्ति मानी जाएगी, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स मानी जाएगी। इसको बोलते हैं डीए। इसको हम अवैध संपत्ति मानेंगे, असमतुल्य संपत्ति मानेंगे। ठीक है। दूसरी बात, सार्वजनिक धन का अगर गबन किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है या पब्लिक फंड का दुरुपयोग किया जाता है, उसका अपैध प्रयोग किया जाता है, यानी कि अपने लिए प्रयोग कर लीजिए या उस सरकारी धन का कहीं अवैध स्थानांतरण कर लीजिए और फिर अपने सरकारी खाते में शामिल कर लीजिए, इस प्रकार का अगर ट्रांसफर है धन का तो वह कर्मचारी के क्रिमिनल मिसकंडक्ट के अंतर्गत आएगा। कहने का मतलब ये कि ये प्रकार का करप्शन के अंतर्गत धनराशि नहीं ली गई और न ही आपका अनड्यू एडवांटेज लिया गया, न ही कोई काइंड्स या कैश के रूप में कोई संपत्ति ली गई, लेकिन आपराधिक दुराचार क्रिमिनल मिसकंडक्ट धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई संभव है यदि कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है और यह सिद्ध हो जाता है कि इनके पास वैध स्रोतों से अधिक आय है। तो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के अंतर्गत कार्रवाई होगी। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स अगर रखा गया है या ऐसा होता है, इस प्रकार का आरोप लगता है कि इस व्यक्ति जो पब्लिक फंड का कस्टोडियन ये व्यक्ति थे, इन्होंने इस पब्लिक फंड को गलत तरीके से निकाला, गलत तरीके से प्रयोग किया या किसी दूसरे के खाते में पैसा भेजा और दूसरे के पैसे खाते में भेजने के बाद काम पूरा होने के बाद वो धनराशि फिर से गवर्नमेंट अकाउंट में डाल दिया। इस प्रकार का अगर ट्रांसफर धन का दिखता है तो यह क्रिमिनल मिसकंडक्ट माना जाएगा सिविल सर्वेंट का और 4 से लेकर 10 वर्ष तक की सजा है एवं जुर्माना भी है। कहने का आशय है कि आपका किसी प्रकार के करप्शन को करते समय, धन के लेन देन को करते समय 3 से 7 वर्ष के कारावास से जुर्माना की व्यवस्था है, लेकिन क्रिमिनल मिसकंडक्ट करते समय 4 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा है। धारा 14 कहता है बार बार अगर इसी प्रकार का करप्शन प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत अगर अपराध होता है तो यह दंड 5 से 10 वर्ष तक हो सकता है। ठीक है। धारा 15 कहता है कि जब लोक सेवक भ्रष्टाचार अपराध को पूरा न कर सके परंतु उसे करने का प्रयास किया गया हो तो भी आपराधिक दुराचार के अंतर्गत 3 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है।
कहने का आशा है कि क्रिमिनल मिसकंडक्ट में अगर सिद्ध हो जाता है कि वैध स्रोतों से अधिक आय है, ये सिद्ध हो जाता है कि उसने गबन किया है और पब्लिक फंड का उपयोग किया है और पब्लिक फंड का इलीगल ट्रांसफर किया है, तो उसको ये अगर दोष सिद्ध होता है तो 4 वर्ष से 10 वर्ष तक सजा है। लेकिन अगर ये दोष सिद्ध हो जाता है कि भ्रष्टाचार अपराध को करने की कोशिश की गई है और साक्ष्य इतने पर्याप्त पाए जाते हैं कि आपराधिक दुराचार सिद्ध होता है, तो भी उसको 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है, धारा 15 कहता है। धारा 17 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया बताई गई है और ये कहा गया है सामान्य रूप से राज्यों में कि डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी, या हो सकता है कि डिप्टी एसपी जो है वो अपने किसी एसएचओ को, इंस्पेक्टर को जांच सौंप सकता है, लेकिन अंतिम अधिकार, अंतिम हस्ताक्षर, अंतिम स्वीकृत डिप्टी एसपी के द्वारा ही की जाएगी, जो उप पुलिस अधीक्षक होगा, उसके द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया जाना माना जाएगा। और अन्य अलग राज्यों में दिल्ली के लिए इंस्पेक्टर को भूमिका दी गई है और मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं वहाँ एसीपी को ये इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है। राज्यों के अन्य जिलों में ये पुलिस उपाधीक्षक जो होता है, डिप्टी एसपी रैंक का जो ऑफिसर होता है, उसको इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है। और इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत जो न्यायालय हैं, न्यायालय अपने सीआरपीसी के अधीन जो न्यायालय स्थापित हैं वो अपनी उसी प्रक्रिया के अधीन जांच पूरी करते हैं, यानी कि सुनवाई करते हैं। धारा 18 में संपत्तियों को अटैच तथा जब्त करने का अधिकार दिया गया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जब ये लागू होगा तो न्यायालय संपत्ति को अटैच कर सकता है और जब्त भी कर सकता है। और धारा 18 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जांच करते समय बैंक में जाकर बैंक के रिकॉर्डों की भी जांच की जा सकती है, बैंक के रिकॉर्ड लिए जा सकते हैं, लेकिन ये अधिकार एसपी रैंक के अधिकारी को दिया गया है। जो पुलिस अधीक्षक रैंक का अधिकारी होगा उसके आदेश से ही बैंक की बहियों का जांच किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन अफसर होता है, वो धारा 17 के अंतर्गत डिप्टी एसपी रैंक का होगा और बैंक में जाकर आपके संपत्तियों का या उसके खातों का, लेन देन का जो रिकॉर्ड की जांच करने वाला अधिकारी होगा वो एसपी रैंक के अधिकारी के आदेश से ही इस प्रकार के बैंक में जांच बहियों को परीक्षण किया जा सकता है। धारा 19 कहता है कि मान लीजिए कि एंटी करप्शन के अंतर्गत या ट्रैप करने के पश्चात मुकदमा दायर करने की जरूरत होती है, तो नियुक्त प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी या जो राज्य अगर नियुक्त प्राधिकारी है तो राज्य की अनुमति के बाद ही अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, धारा 19 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है धारा 23 अपील। जब विशेष न्यायालय जहां पर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज बैठते हैं, उनके द्वारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत जब कार्रवाई होती है तो विशेष न्यायालय सुनवाई करता है। विशेष न्यायालय के आदेश, विशेष न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अभियुक्त जो है वो उच्च न्यायालय जिसके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है, जिस लोक सेवा के विरुद्ध ये कानून लागू किया जा रहा है, वो चाहे तो उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। धारा 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 98, वो थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना यानी कि आर्म फोर्स पर ये लागू नहीं है। पीसी एक्ट 2018 में भ्रष्टाचार निवारण संशोधन में कुछ अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया और 26 जुलाई 2018 को इसको अधिनियमित किया गया। तो 7A जोड़कर रिश्वत लेने में मध्यस्थता जो करता है या अनड्यू एडवांटेज थ्रू मीडिएटेड लेता है, अगर लोक सेवक
किसी मध्यस्थ के माध्यम से कोई असम्यक लाभ लेता है तो 3 से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। जुर्माने की प्रावधान है। 17A में जांच प्रारंभ करने से पहले पूर्व स्वीकृत की भी जरूरत बताया गया है। ध्यान रहे, लेकिन जब करप्शन एक्ट के अंतर्गत, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को ट्रैप किया जाता है या जाल बिछाया जाता है रिश्वत लेते हुए पकड़ने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में पूर्व स्वीकृत की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार ये विषय उठा कि ट्रैप करने से पहले क्या सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ली जानी चाहिए, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऐसे नज़ीर, तमाम ऐसे जजमेंट आए हैं जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर पहले स्वीकृति लेने की कोशिश की जाएगी तो ट्रैप असफल हो जाएगा, इसकी गोपनीयता भंग होने की पूर्ण संभावना रहेगी। तो इसलिए स्पष्ट है कि ट्रैप से करने से पूर्व या भ्रष्टाचार का अगर आरोप लगाया गया, कोई शिकायत प्राप्त हुई है और एक उसको ट्रैप करने का यानी उसको रिश्वत देते समय पूरा जाल बिछाया गया है, तो रंगे हाथ अगर उसको पकड़ा जाना है तो ऐसी परिस्थिति में पूर्व स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है, बल्कि ट्रैप होने के पश्चात इसकी सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष को, कार्यालयाध्यक्ष को भेज दी जाती है। धारा 18A हमारा ये बताता है कि संपत्ति को अटैच किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है, उसको पहले हम बता चुके हैं। ये इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये सभी जो बिंदु हैं ये अधिनियम 2018 में जोड़े गए हैं, इसलिए दोबारा मैंने यहाँ पर फिर से बता दिया है। अन्य प्रावधानों में धारा 22 कहता है कि CRPC के तहत न्यायालय प्रक्रिया अपना काम करेगी, यानी कि पेपर पूछेगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 किस प्रक्रिया के अंतर्गत अपनी कार्रवाई को करता है, तो CRPC दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करता है, जिसे आप वर्तमान में हम BNSS कहते हैं। ठीक है। धारा 21 में विशेष अदालतों की स्थापना का उल्लेख है। धारा 20 में आरोपी को सिद्ध करना होगा कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। कहने का आशय है कि सरकार अपने साक्ष्यों के माध्यम से यह सिद्ध कर देती है कि इसने भ्रष्टाचार किया। ये अब अधिकार लोक सेवक का है, आरोपी का है कि वो अपने बचाव में ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करे जिससे स्पष्ट हो सके कि वो इस भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। धारा 20 में उसको बर्डन ऑफ द प्रूफ है वो लोक सेवक पर रखा गया है कि उसको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है। धारा 24 से कहता है कि रिश्वत देने वाले का साक्ष्य मान्य होगा। अगर किसी व्यक्ति को मजबूरी में रिश्वत देना पड़ा है, ट्रैप करते समय जो व्यक्ति रिश्वत देता है वो जो साक्ष्य प्रस्तुत करेगा उसको न्यायालय मान्य करेगा। वो साक्ष्य मान्य या स्वीकार योग्य है कि नहीं, या इसका अधिकार, इसको सिद्ध करने का अधिकार लोक सेवक यानी कि जो व्यक्ति अभियुक्त है, जो दोषी व्यक्ति है, उसका होगा कि वो सिद्ध करे कि इनका साक्ष्य स्वीकार योग्य नहीं है। अन्यथा की दशा में ये साक्ष्य मान्य होगा जिसने रिश्वत दिया है, उसने अगर साक्ष्य कोई प्रस्तुत किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 PCA 1988 के अधीन जो धारा 1 से लेकर 31 तक टोटल 31 जो धाराएं हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण धाराएं जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया और आपको बताया कि 3 से 7 साल तक की कारावास जुर्माना का उल्लेख है। और यदि क्रिमिनल मिसकंडक्ट लगता है, आपराधिक दुराचार धारा 13 के अंतर्गत सिद्ध होता है, तो उसके अंतर्गत 4 वर्ष से 10 वर्ष तक का भी सजा एवं जुर्माने का अधिकार है। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।